सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello dear aspirants, this is your law faculty advocate Vivek Sharma, and here we are with the new video that will be focused on the principal fact based questions which will be more beneficial for you to understand the context of the MH set and other similar examinations. but ये DULLB में काम नहीं आएगा. आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं. MH सेट की अगर मैं बात करूं तो MH सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस पर होते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एन एग्रीमेंट टू डू आउट द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इज वॉइड. ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन 1 हमको दिया है, जुरिसडिक्शन रेफर्स टू द एबिलिटी अथॉरिटी टू हियर केसेस, और एक्सप्लेनेशन 2 हमको दिया है, एन एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड. ठीक है, ये हमको 3 चीजें समझा दी गई. अब फैक्ट देखो, फैक्ट में लिखा है एज पर द एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ भारत शेयर होल्डिंग इन सी कंपनी टू पुनीत, any dispute pertaining to the valuation of the shareholding shall be compulsorily referred to an arbitration tribunal, and neither party will approach a court in connection with the award of arbitral tribunal before the expiry of 4 months from the date of such award. सिंपल सी बात है, बोला हुआ है कि एक एग्रीमेंट हुआ है कि भारत शेयर होल्डिंग के जितने भी शेयर्स हैं, जितनी भी होल्डिंग्स हैं, वो पुनीत को दिए जाएंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इनकी वैल्यूएशन को लेकर तो वो आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाएगा, और कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगी उस अवार्ड को लेकर जो कि आर्बिट्रेशन में पास हुआ है बिफोर 4 मंथ्स, यानी 4 महीने से पहले आप कोर्ट नहीं जा सकते, 4 महीने के बाद ही जाएंगे. तो अब ऑप्शंस हमें डिसाइड करने हैं कि ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है. प्रिंसिपल हमको साफ बोलता है, जुरिसडिक्शन रेफर्स टू द एबिलिटी अथॉरिटी टू हियर केसेस. अब जुरिसडिक्शन की यहाँ पर बात क्यों की गई है, तो देखो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट टू आउस द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इज वॉइड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी कंडीशन लिखी हो जिस कंडीशन के बाद कोर्ट के जुरिसडिक्शन से किसी भी केस को बाहर किया जा रहा हो, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 अगर हम पढ़ें तो लिखा है एन एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड. ठीक है, तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है या नहीं, तो यहां पर देखिए साफ लिखा है. ऑप्शन सी अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में देखो क्या लिखा है. ऑप्शन सी में लिखा है The agreement is not void since the agreement does not expel jurisdiction of courts. भाई देखो, आपसे इतना कहा गया कि मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है. एग्रीमेंट के बाद अगर आपको मुझसे कोई भी दिक्कत है तो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यानी आपका जुरिसडिक्शन जो था कोर्ट जाने का उसको मैंने नहीं छीना है अपने एग्रीमेंट से, क्योंकि मैंने साफ लिख दिया है कि पहले हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जाएंगे अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है तो आप 4 महीने बाद कोर्ट जा सकते हैं. देखिए लिखा है एंड नीदर पार्टी विल अप्रोच अ कोर्ट, यानी आप कोर्ट अप्रोच करेंगे बट कब, 4 महीने के बाद. ठीक है, तो यानी कोर्ट के जुरिसडिक्शन को मैंने नहीं छीना है, तो यहां पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए यहां पर हमें एक चीज समझ आ जानी चाहिए इस टाइम पर कि हमें क्या करना है. हमें बस ये 3 चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है. प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशंस जो भी दिए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल ही दिया होगा या 2 से ज्यादा प्रिंसिपल दिए होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा. तो कुछ भी दिया हो, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन, व्हाटएवर, आपको बस यहीं पे फोकस करके रखना होता है. ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है बेटा जो आपको आपके क्वेश्चन को, फैक्ट को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. दिस इज द लॉ. ठीक है, तो आपको एक प्रिजम्पशन लेकर चलना होता है कि आपको जो लॉ बताया जा रहा है आपको सिर्फ उतना ही पता है, उससे बाहर कुछ नहीं पता है. तो ये है आपकी लिमिट जिसके अंदर आपको सोचना होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमसे बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अनलेस इट इज टू सप्लाई अ नेसेसरी गुड. कि भाई आप माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है, मगर अगर आप कोई भी ऐसे एग्रीमेंट करते हो जो कोई ऐसे गुड्स को सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है जो गुड नेसेसरी गुड्स है, यानी उसके जरूरत का सामान है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा. एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड अ माइनर. ठीक है, an object that a minor necessarily requires towards his education qualifies as a necessary good. कि कोई भी ऐसी चीज जो आप दे रहे हो सामने वाले को और वो चीज रिलेटेड है उसके एजुकेशन से, फॉर एग्जांपल आप बुक्स दे रहे हैं, तो वो बुक्स नेसेसरी गुड्स में
आएंगी, उसकी कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3 देख लेते हैं। लिखा है एन एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड। ठीक, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अनएनफोर्सेबल है वो वॉइड मान लिया जाता है। अब फैक्ट्स पर आ जाएंगे। आशीष एक डिलीजेंट इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, यानी इंटेलिजेंट है, और वो 17 साल का है, यानी वो माइनर है। परचेजेस अ मोटरसाइकिल टू कम्यूट बिटवीन हिज हाउस एंड अ कोचिंग सेंटर। एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपने घर से कोचिंग सेंटर जाना है। सिटी बस सर्विसेज आर अवेलेबल। सिटी बस सर्विस के अवेलेबल रहते हुए उसने ये मोटरसाइकिल खरीदी है। ठीक है, और बट ट्रैवलिंग बाय बस टेक्स स्लाइटली मोर टाइम देन ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल। और वो बस इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू योर ओन प्राइवेट व्हीकल विच इज बाइक इन दिस केस। तो आशीष रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस ऑफ द बाइक टू द शोरूम ओनर। बाइक खरीदने के बाद उसने पैसे देने से मना कर दिया है, तो ओनर ने क्या किया है? ओनर ने केस कर दिया है। तो क्या ओनर केस कर सकता है? देखिए ऑप्शन बी अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है द शोरूम ओनर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आशीष। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप प्रिंसिपल पर जाते हैं तो प्रिंसिपल साफ बोलता है एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड। भाई आप अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड माना जाएगा अनलेस इट इज सप्लाई अ नेसेसरी गुड। अगर आप नेसेसरी गुड सप्लाई कर रहे थे सामने वाले को तब तो हम उसको वॉइड नहीं मानेंगे, बट क्या यहां पर आपने नेसेसरी प्रोडक्ट को सप्लाई किया? नहीं, मोटरसाइकिल सप्लाई किया, और मोटरसाइकिल इस कंडीशन में हमें नेसेसरी गुड की तरह नहीं दिख रहा है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द शोरूम ओनर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आशीष। तो सिंपल सी बात होती है बेटा, आपको सिर्फ ये फोकस करके चलना है, और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द गवर्नमेंट में ऑर्डर अ प्राइवेट चैनल टू शेयर द राइट्स टू टेलीकास्ट एन इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद दूरदर्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी एक प्राइवेट चैनल को ये बोल सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि वो अपने राइट्स को शेयर करे। कौन से राइट्स को? राइट्स टू टेलीकास्ट एन इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद दूरदर्शन। यानी अगर कोई प्राइवेट चैनल किसी एक ऐसे इवेंट को दिखा रहा है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट है, तो उस इवेंट्स को टेलीकास्ट करने के राइट्स वो दूरदर्शन के साथ भी शेयर करे, ऐसा गवर्नमेंट बोल सकती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा है एन इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मींस एनी इवेंट इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज इंटरेस्टेड। अब इन्होंने सिंपल सी बात ये बोली है, देखो प्रिंसिपल में तो उन्होंने आपको एक रूल बता दिया, अब प्रिंसिपल में एक वर्ड था कि नेशनल इंपॉर्टेंस विद दूरदर्शन, है ना? तो नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है उस चीज का एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहां दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि एन इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मींस कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें एक सोसाइटी का सेक्शन इंटरेस्टेड है। सोसाइटी का सेक्शन मतलब भाई पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी या पर्टिकुलरली कोई एज ग्रुप, है ना? तो सेक्शन किसी भी बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। तो बोल रहे हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज इंटरेस्टेड एंड इंक्लूड्स इवेंट्स इन विच अ टीम रिप्रेजेंटिंग इंडिया पार्टिसिपेट्स। या फिर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसा इवेंट भी नेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट माना जाएगा। ठीक, अब फैक्ट्स देखेंगे तो फैक्ट्स में देखिए लिखा है कुतुब एंटरटेनमेंट नेटवर्क। ठीक है, कुतुब एंटरटेनमेंट नेटवर्क विंस द राइट्स टू टेलीकास्ट ऑल मैचेस ऑफ रणजी ट्रॉफी, इंडियाज डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, कि भाई कोई QEN करके कंपनी है, उसको राइट्स मिले हैं कि वो रणजी ट्रॉफी के जितने भी मैचेस होने जा रहे हैं वो उनको टेलीकास्ट वो करेगी। ठीक, अब ये इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, ऑन बीइंग पेटिशन बाय सेवरल क्रिकेट फैंस एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स QEN टू कंपल्सरीली शेयर द टेलीकास्ट राइट्स विद दूरदर्शन। अब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पेटिशंस आए, पेटिशंस में कुछ लोगों का ये कहना था, वो लोग कौन थे? वो लोग क्रिकेट फैंस हैं, उन लोगों का ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्डर करे कि ये जो QEN नाम की कंपनी है ये अपने टेलीकास्टिंग राइट्स शेयर करे दूरदर्शन के साथ, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी। मगर QEN ने एक केस रजिस्टर किया है इस लॉ के अगेंस्ट। तो क्या वो कंपनी इस केस में जीतेगी?
तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि वहां प्रिंसिपल में साफ दिया है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो आपको कंपेल कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट्स ऑर्डर वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इट इज नॉट लायबल टू सेट असाइड। इसीलिए आप ऐसे ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनल्ड बाय द कोर्ट both parties are obliged to make good any expense incurred in connection with the contract by the other party। अब देखो क्या मतलब है इसका, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा कोर्ट के थ्रू, है ना, तो जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में रही होंगी, तो उन्होंने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो कुछ चीजें परफॉर्म करी भी होंगी, तो उसकी वजह से जितना भी खर्चा आया है वो खर्चे को सही से दोबारा एक दूसरे को वापस करेंगे। भाई फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कोई स्कूटर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मान लो ऐसा है कि स्कूटर से पहले मैंने स्कूटर की ही कुछ चीजें आपको दे दी, जैसे कि मान लो स्कूटर के पेपर्स, है ना, या फिर स्कूटर का कवर वगैरह, ये सब चीजें मैंने आपको दे दी। स्कूटर में आपको देने वाला था, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज हुआ और किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। अब जो पेपर्स मैंने आपके नाम पे ट्रांसफर करवाए हैं या जितनी चीजें मैंने आपको दी हैं उसमें मेरा कुछ खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा आप मुझे वापस करेंगे। ये इतनी सी बात बोल रहा है कि टू मेक गुड एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है एनलमेंट मींस अ डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इतनी सी बात बोल रहा है कि एनलमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्सिबल नहीं माना जाएगा एज पर लॉ, तो हम ये मान लेंगे कि कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सिबल यानी एनलमेंट डिक्लेयर कर दिया। एनलमेंट का मतलब होता है जीरो, है ना, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो देखिए इसी के बेसिस पर हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। देखिए लिखा है अमर सेल्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड टू अकबर बट द कोर्ट एनल्स द एग्रीमेंट। ठीक, on the ground that unknown to both parties the land belonged to the Ministry of Defense. Amar claims a sum of rupees 25,000 from Akbar that he had incurred in availing of the services of a certified property valuer. The agreement did not provide for any such obligation on part of Amar. अब आपको इसमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले फैक्ट सिंपल सी बात है, अमर ने एक प्लॉट बेचा है किसको? अकबर को, मगर कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। ग्राउंड्स पता नहीं है किस ग्राउंड्स पे किया है, और ये जो जमीन है ये बिलोंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, अब अमर ने जब वो जमीन बेची अकबर को, तो अमर ने 25,000 रुपए क्लेम किए हैं अकबर से। और क्यों? क्योंकि उसने सर्विसेज ली थी सर्टिफाइड प्रॉपर्टी वैल्यूअर की। ठीक है, यानी उसका खर्चा हुआ है इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो वो 25,000 रुपए वापस चाहता है अकबर से। ठीक है, अब एग्रीमेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी है, ठीक है, कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं लिखी है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अब क्या आपको लगता है कि अमर इस चीज के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो देखो यहां पर ऑप्शन डी अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन डी में लिखा है अमर इज लायबल टू कॉम्पेंसेट अकबर सिंस द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं भी लिखी है आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल में साफ लिखा है कि प्रिंसिपल कहता ही यही है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में खर्चा हुआ है और वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके कोर्ट कैंसिल कर देता है, तो उसमें आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो आप वापस मांग सकते हैं सामने वाली पार्टी से। तो therefore the correct option will be option D, Amar is liable to compensate Akbar since the expenditure was incurred in connection with the contract। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन एक्ट पनिशेबल अंडर लॉ इज वॉइड। भाई देखो, आप अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिस एग्रीमेंट में आपने एक ऐसा काम करने का वादा किया है जो कि पनिशेबल माना जा रहा है अंडर लॉ, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1, एन एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है,
In order to ascertain whether an agreement is void, the law as on the date of the contract shall be taken into account. बोल रहा है कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि एग्रीमेंट void है या नहीं, तो जो लॉ है उस डेट पर, जिस डेट पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको उस दिन पर काउंट किया जाएगा। कि मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन पर हुआ है, उस दिन कंट्री में क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, इस बात को ध्यान में रखकर उस एग्रीमेंट की वॉइडेबिलिटी को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फैक्ट्स। अमर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 20 logs of eucalyptus trees of a rare variety called जरारा या जर्रा, ठीक, टू विनोद ऑन 1st of January 2011 एज पर अ नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑन 10th of January। देखिए उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो किया है 1st जनवरी को, ठीक है, नोटिफिकेशन आया है 10th जनवरी को, ठीक है। एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोड्यूस एंटर्ड बिटवीन पार्टी ऑन और आफ्टर 31st December 2010। भाई नोटिफिकेशन में लिखा है कि 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर पिछले साल की 2010 की, अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप नेचुरल प्रोड्यूस को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हो, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा अनलेस परमिशन फॉर द सेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अगर आपने परमिशन ले रखी है इस ऑफिसर से तब तो ठीक है, वरना भाई ये वॉइड हो जाएगा। विनोद क्लेम्स दैट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ही इज नॉट लायबल टू पे। अब विनोद क्या बोल रहा है? विनोद ये बोल रहा है कि भाई आमिर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो 20 लॉग्स मतलब बड़े बड़े लकड़ी के जो बेसिकली बोला जाता है फट्टे हैं ना, वो जो लॉग्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब ट्रीज को अगर आप काट देंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉग्स। ओके, तो वो जो 20 लॉग्स हैं यूकेलिप्टस ट्रीज के, वो क्योंकि आमिर ने विनोद को दिए हैं और देने के बाद भाई नोटिफिकेशन हमें पता है कि बोल रहा है वॉइड माना जाएगा। तो अब ये भाई साहब ये क्लेम कर रहे हैं, विनोद ये क्लेम कर रहा है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। तो क्या अब आपको लगता है कि उसकी लायबिलिटी बनेगी? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस के बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि उनकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए सबसे पहला है द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वैलिड है, नहीं, हमें जो ऑप्शन डिसाइड करना है उसमें ये डिसाइड करना है कि भाई सामने वाले की लायबिलिटी पेमेंट के लिए बनती है या नहीं बनती है। देखिए द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड सिंस देयर वाज नो प्री कंडीशन ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, the third option is the contract is not void since there can be no retrospective application of such notification। ऑप्शन सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रिंसिपल में लॉ हमको नहीं बताया गया है। ऑप्शन डी पर अगर हम आए, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज अगेंस्ट द डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है भाई, हमें क्या पता, प्रिंसिपल में तो हमको नहीं बताया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसी प्री कंडीशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर। ठीक ठीक है, चलिए, और इसका आंसर हमने कहां से निकाला है? इसका आंसर हमने निकाला है एक्सप्लेनेशन 2 से, क्योंकि देखिए वहां लिखा है ना कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि एग्रीमेंट वॉइड है या नहीं, तो आपको ये लॉ देखना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्स होने वाले दिन पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोलता है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोलता है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विच ही इज ऑफ साउंड माइंड बट अ पर्सन हु इज अदरवाइज ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट व्हाइल ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। सिंपल सी बात है। देखिए अब ऐसी जो लैंग्वेज होती है वो कई बार हमको कंफ्यूज कर देती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसको तोड़ तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वो एंटर कर सकता है एग्रीमेंट में। कब? जब वो साउंड माइंड है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना किसी इंसान को फिट्स आते हैं, है ना, तो जिस टाइम पर उसको फिट्स आ रहे हैं उस टाइम पर हम मानेंगे कि वो अनसाउंड है, बट हमेशा तो फिट्स नहीं आएंगे, कभी तो वो सही भी हो जाएगा। तो जिस टाइम वो सही हो जाएगा, साउंड माइंड हो जाएगा, उस टाइम पर वो एग्रीमेंट कर सकता है। बट एक ऐसा व्यक्ति हु इज अदरवाइज ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट
एंटर इनटू एन एग्रीमेंट व्हाइल ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो बोल रहा है कि अगर आप जनरली अनसाउंड माइंड कंडीशन में रहते हैं तो आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड व्हेन ही इज इन अ पोजीशन टू फॉर्म हिज ओन जजमेंट एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। भाई बोल रहा है कि साउंड माइंड हम उसको मानते हैं जो व्यक्ति ये जानता हो कि अगर वो एग्रीमेंट पे साइन करेगा तो इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना, वो जज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। यहाँ फैक्ट्स पर आ जाएंगे। फैक्ट्स में देखिए लिखा है मनोहर हु हैड रिसेंटली बीन डिस्चार्ज फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल went to a money lender and offered his car as a security for borrowing of 10 lakh in order to expand his business. He had been running his business quite well ever since his discharge. Unfortunately, his business runs into loss and he is unable to repay the amount. Soon thereafter, he is again admitted to the mental hospital. अब आपको क्या लगता है, is the agreement between Manohar and the money lender valid? क्या ये वैलिड माना जाएगा? तो देखिए एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा क्योंकि मनोहर साउंड माइंड कंडीशन में था जिस टाइम पर उसने एग्रीमेंट किया है। बाद में अगर उसको मेंटल हॉस्पिटल में हमने भर्ती करवाया भी है तो इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल के हिसाब से हम तब उस इंसान की कंडीशन देखते हैं जिस टाइम पर वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उस टाइम पर वो साउंड माइंड था। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, द एग्रीमेंट इज वैलिड सिंस मनोहर वाज इन साउंड माइंड व्हेन ही साइंड द एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल शुड बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग। कि जब आप किसी प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अपने सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट बेचना चाहता हूं, क्या आप इसको परचेज करना चाहेंगे? तो भाई मैंने क्या दिया, मैंने ऑफर दिया आपको। अब अगर आप मुझसे ऐसे बोलें कि सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट तो हम तब लेंगे जब आप हमें ग्राउंड फ्लोर भी देंगे, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक्सेप्टेंस दे रहे हो बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हो, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, वही ये बता रहा है। ठीक है, proposal refers to a person signifying to another his willingness to do anything with an intention to obtaining the assent of the other। सिंपल सी बात है। बोल रहा है प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मतलब होता है जब आप एक्सप्रेस करते हो अपनी इच्छा को सामने वाले के सामने टू डू एनीथिंग, कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, और किस इंटेंशन से आप सामने वाले के सामने ये सब चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी एसेंट जानना चाहते हो। भाई अगर मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं अपना फ्लैट बेचना चाहता हूं तो मैं ये सारी चीजें एक्सप्रेस क्यों कर रहा हूं आपके सामने? मैं ये इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूं क्योंकि बदले में मैं आपसे आपकी कंसेंट को जानने के लिए इच्छुक हूं। आई एम विलिंग कि भाई आपकी इंटेंशन क्या है इस चीज को लेकर, इसीलिए मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके सामने। तो फैक्ट्स देखेंगे। ए ने प्रपोजल दिया है बी को टू बाय द लेटर्स कार फॉर rupees 3 lakh provided he was paid in cash at the earliest. B agreed to pay the sum in cash in 2 installments of 1,50,000 each. However, before B could pay the first installment to A, the latter sold his car. B seeks compensation from A. अब आपको क्या लगता है? भाई देखो इनके बीच में देखो बात तय हुई थी कि वो गाड़ी खरीदेगा, बट इससे पहले कि वो गाड़ी खरीद पाता उसने गाड़ी किसी और को बेच दी। तो क्या यहां पर ये वैलिड माना जाएगा कि आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं कि भाई खरीदने तो मैं वाला था, आपने गाड़ी किसी और को बेच दी? तो क्या ये चीज वैलिड है? देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या आपको यहां पर एक्सेप्टेंस दिख रही है? देखिए यहां पर ए ने प्रपोज किया है बी को टू बाय द लेटेस्ट कार फॉर ₹3 लाख प्रोवाइडेड ही वॉज पेड इन कैश एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी मुझे पैसे दे दो। बट कहीं नहीं लिखा है कि उसने पैसे दे दिए हैं, उसने ये लिखा है कि भाई ठीक है बी ने एग्री किया है पेमेंट के लिए, बट अभी पेमेंट एक्सचेंज हुआ नहीं है। तो बेटा एक्सेप्टेंस का तरीका आपको कैसे बताया गया कि भाई जल्दी से जल्दी पैसे दे दो? ठीक, क्या आपने पैसे दिए? नहीं। तो अब क्या आप सामने वाले के ऊपर केस कर पाएंगे? नहीं। बी विल नॉट सक्सीड सिंस देयर वॉज नो एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर वो सक्सीड नहीं करेगा क्योंकि उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है अ पर्सन टू हुम गुड्स आर गिवन विद अ सर्टेन पर्पस एंड अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट गुड्स विल बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अगर मैं आपको अपना कोई भी सामान दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपको अपना कोई भी सामान दे रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप उस सामान को यूज कर लेंगे, आपका पर्पस जब ओवर हो जाएगा तो आप वो गुड्स मुझे एज इट इज वापस कर देंगे, और जब तक वो गुड्स आपके पास हैं आप उन गुड्स की रीजनेबल केयर रखेंगे, है ना, आप उनका ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रिंसिपल समझा, अब हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनेबल केयर डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। रीजनेबल केयर क्या होता है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। फैक्ट्स, शेखर गिव्स हिज मोटरसाइकिल फॉर रिपेयर at Ankur's garage. After checking the bike, Ankur tells Shekhar that it would take about 3 days for the bike to be repaired and asks him to take the bike on the 3rd day. भाई आप अपनी बाइक छोड़ के चले जाइए, कम से कम 3 दिन लगेंगे इसको सही होने में, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा शेखर को बोला गया है अंकुर के थ्रू, क्योंकि अंकुर का गैरेज है, ठीक। ड्यूरिंग दिस टाइम द बाइक वॉज टू बी पार्क्ड इन द गैराज। अब इस टाइम पर कंडीशन ये बन रही थी कि भाई बाइक को गैरेज में ही रखा जाएगा, जब गैरेज में छोड़ के जा रहे हो तो गैरेज में ही रखा ही जाएगा, है ना। व्हेन शेखर डिड नॉट टर्न अप टू टेक द बाइक इवन ऑन 5th मॉर्निंग, अंकुर पार्क्स द बाइक आउटसाइड द गैरेज टू क्रिएट स्पेस फॉर अदर बाइक्स दैट नीडेड टू बी रिपेयर्ड। द बाइक वॉज लॉक्ड एंड इट्स फ्रंट tire was chained to a pole right beside the shop. However, the bike is stolen in the noon when the shop was closed for a while. Shekhar sues Ankur for compensation. भाई देखो, बाइक के स्पेस के लिए 5th डे पर भी जब ये शेखर वापस नहीं आता है तो अंकुर उस बाइक को बाहर निकालता है जिससे बाकी बाइक्स के लिए जगह बन सके गैरेज में। शेखर की बाइक को बाहर निकाले जाने के बाद उस बाइक को प्रॉपरली लॉक किया जाता है, उसके टायर को एक पोल से अटैच करके वहां पर चेन लगा दी जाती है, बट बाइक चोरी हो जाती है। तो क्या अंकुर की लायबिलिटी बनेगी, अंकुर की गैरेज की लायबिलिटी बनेगी इस चीज के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या वो लायबल है? देखो कंडीशन, देखो कंडीशन यहां पर ये है कि भाई 3 दिन की बात हुई है, 5th डे पर भी वो नहीं आया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद भी रीजनेबल केयर रखने के लिए सामने वाले ने देखिए क्या किया है, सामने वाले ने भाई दिन का टाइम है यानी बिजनेस का टाइम है, उसने बाइक बाहर निकाल के सिर्फ खड़ी ही नहीं करी है, रीजनेबली उसको प्रॉपर लॉक किया है। तो क्या अंकुर की लायबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। अंकुर इज नॉट लायबल टू कॉम्पेंसेट शेखर सिंस ही टुक रीजनेबल केयर। बिजनेस आवर्स में भी वो बाइक निकाल के ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, प्रॉपरली लॉक करता है, बट उसके बाद भी चोरी हो जाती है जब शॉप थोड़ी देर के लिए बंद थी, ठीक है। तो उस टाइम पर इसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। व्हेन अ पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ एन एक्ट दैट वाज नॉन ग्रेटिट्यूअस इन नेचर, ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट द पर्सन हु डिड द एक्ट। भाई देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई ऐसा काम करता है जिस काम को करते टाइम पर उसकी इंटेंशन कैसी है, नॉन ग्रेटिट्यूअस है। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है दया भावना से नहीं कर रहा है, रिटर्न्स की उम्मीद रख रहा है। भाई अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप मुझे या तो वापस करेंगे या इसके बदले आप मुझे कुछ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ओके। अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन लिखा है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट इज वन दैट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड और कॉम्पेंसेटेड। देखो बोल रहा है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इस इंटेंशन से किया गया है कि भाई सामने वाले को या तो रिवॉर्ड मिलेगा या कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ठीक। फैक्ट्स, सोनम हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली बाय द कर्नाटका एक्सप्रेस gets down at Manmad station to have tea. Unfortunately, while she is engrossed in talking with the shopkeeper, the train leaves the station. Sonam asks the station master to arrange for her luggage to be taken in safe custody at New Delhi railway station. She borrows 1,500 from the station master to book a new ticket. Later on, the station master wants Sonam to return this amount of money. तो क्या उसकी लायबिलिटी है कि वो इसको वापस करेगी? तो देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी तो ये है कि भाई उसकी लगेज को सेफ कस्टडी में वो रखवा दे, ये तो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। बट बाद में जो आपने 1500 रुपए उनसे लिए हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो 1500 आप उनके वापस करेंगे? बिल्कुल। तो ऑप्शन डी, द स्टेशन मास्टर्स सब्सिक्वेंट कंडक्ट इंडिकेट्स दैट हिज एक्ट वाज नॉन ग्रेटिट्यूअस। दान नहीं कर रहा था वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट कर रहा था, मतलब जब वो आपको पैसे दे रहा है तो उस टाइम पर वो उम्मीद करता है कि ये पैसे उसको वापस मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है when a person signs an agreement under undue influence from another person who has threatened to harm the person, property or reputation of the first person or someone closely related to him, the agreement so signed is not so enforceable. अगर मैं आपसे एग्रीमेंट साइन करवा रहा हूं और एग्रीमेंट साइन करते टाइम पर मैं आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब भाई मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि मैं या तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊंगा या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाऊंगा, और ऐसा करके मैं आपसे एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता हूं, तो ये साइन वैलिड है? नहीं, फ्री कंसेंट नहीं है ना। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स एनीथिंग दैट फोर्सेस अ पर्सन टू डू समथिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब मैं आपको फोर्स कर रहा हूं किसी भी काम को करने के लिए, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, फैक्ट्स। Soumya is very keen on purchasing a plot of land owned by Bhanu. When all her attempts to convince Bhanu to sell the plot fail, she threatens to institute a case against her for illegal theft of electricity. Bhanu had been clandestinely tapping power off an electricity line for use in her flour mill. ठीक है, Bhanu signs an agreement to sell the plot of land to Soumya at a price 25% above the market price, but later she seeks to get the agreement annulled citing undue influence. देखो भाई यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आप ऐसा समझ लो कि यहाँ आप कोई ज़मीन है, आपके पास कोई प्लॉट है, मैं आपको बहुत टाइम से कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई उसको बेच दो, आप तैयार नहीं हो रहे हो। फिर मैंने आपको एक धमकी दे दी, मैंने कहा अगर आपने ये प्लॉट मुझे नहीं सेल किया तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा बिजली की चोरी का। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप सच में बिजली की चोरी कर रहे थे। अब ऐसा सुनकर आप डर गए और आपने वो वो प्लॉट बेचने के लिए आप तैयार हो गए, और यहां पर देखिए यहां आपको 25% ज्यादा अमाउंट दिया गया है, बट बाद में आप क्या बोल रहे हो कि भाई सामने वाले ने मुझे धमकी दी है। तो क्या ये चीज वैलिड मानी जाएगी? क्या ये वैलिड माना जाएगा? देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी एनल्ड सिंस भानु साइंड इट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो किया गया है ना। अब आप चोरी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो तो ठीक है, बट क्या उस टाइम पर मैंने आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है? अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि सर धमकी क्या थी, वो तो जो सच में चोरी कर रहा था तो उसने वो चीज़ बोल दी, बट यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन की लिमिट में रहना है। एक्सप्लेनेशन हमसे क्या बोल रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स एनीथिंग दैट फोर्सेस अ पर्सन टू डू समथिंग। भाई कोई भी ऐसे हालात जहाँ पर मैं आपको फोर्स कर पा रहा हूँ उसको हम सिंपली अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके,